ये कहानी है ऐसे एक गांव की जहां माना जाता है कि अगर कोई भी जाए तो वो वापस लौटकर नहीं आता। आखिर उस गांव में ऐसा है क्या? क्या वहां भूत है या कुछ और बात है? और जब कुछ लोग उस गांव में फंस जाते हैं तो वह अपनी जान कैसे बचाते हैं, यही देखेंगे आज की कहानी में, जो है प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक हॉरर टेलीविजन सीरीज डी विलेज। कहानी शुरू होती है 2005 में तमिलनाडु के थूथुकुड़ी के आसपास के जगह में। हम एक बस को देखते हैं। बहुत भारी बारिश हो रही थी और वो बस ब्रिज के पास में रुक जाती है क्योंकि ब्रिज ब्लॉक था। एक पेड़ गिरा, कुछ आदमी बाहर आते हैं और पेड़ को रास्ते से हटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बस में अमाला नाम की और है तो जो प्रेग्नेंट थी, तब वो बच्चे को डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे बहुत दर्द होने लगा था, इसीलिए वो लोग तुरंत रास्ता बदलकर बाईपास से होते हुए चले जाते हैं। मगर झाड़ियों में से छुपकर 4-5 लोग उन्हें देख रहे थे। नमाला अपने पति सेतु से कहती हैं कि मुझे गांव वापस जाना है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सेतु कहता है कि अब तुम जिद मत करो, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, बस कटियाल से होकर गुजरती हैं। जिसे देखकर माला घबराने लगती है और कहती हैं कि इस रास्ते से मुझे नहीं जाना। तो वो पूरा गांव खाली था और तभी अंधेरे में और इतने भारी बारिश के बीच बस के सामने एक आदमी आ जाता है और वो ठोकर खाकर गिर जाता है। सेतु नीचे उतरकर उस आदमी को चेक करने के लिए जाता है और उस आदमी के चेहरे पर अजीब से घाव का निशान था, जैसे कि वो इन्फेक्टेड हो। सेतु उस आदमी को देखकर अपने अतीत से याद करता है कि जैसे वह उस आदमी को पहचानता हो। तभी कोई खंजर फेंकता है और सेतु के भाई को मार डालता है और वो आदमी जो एक्सीडेंट से मर गया था वो वहां से गायब हो जाता है। उतना भी उनके सामने 4 राक्षस दिखाई देते हैं जो सेतु पर हमला करते हैं और बस में बैठे सेतु के पूरे परिवार को मार डालते हैं। लेकिन फिलहाल माला ही जिंदा बचती है और वो अपने पति को मरता देखकर बहुत रो रही थी। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में। सिंगापुर में हम प्रकाश से मिलते हैं जो एक बहुत ही बड़े फार्मा कंपनी एक्सोजेंस के मालिक का बेटा है वो है। और उसे मिलने के लिए फरहान नाम का एक आदमी आता है जो पैसों के लिए लोगों को मारता है। वो एक मर्सिनरी है। प्रकाश फरहान को बताता है कि तुम्हारे लिए एक प्लेन इंतजार कर रहा है और तुम्हें तमिलनाडु के कटियाल में जाना है। अपनी टीम को तैयार करो और फरहान के साथ कुछ साइंटिस्ट भी जाने वाले हैं। कटियाल से उन्हें कुछ सैंपल्स लाना है और उन साइंटिस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी फरहान और उसके टीम के ऊपर है। और ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होगा, मतलब कि किसी को इस मिशन के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। प्रकाश का असिस्टेंट जगन फरहान को पैसे दे देता है और टैब में पूरा प्लान बना हुआ था कि उन्हें कहां लैंड करना है और सैंपल उन्हें कहां से लेना है। मैं जाते जाते प्रकाश कहता है जगन भी तुम्हारे साथ जाएगा। वहीं जगन बहुत नर्वस हो जाता है और वो प्रकाश से पूछता है कि इस बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वैसे शॉर्ट नोटिस में मैं नहीं जा सकता। प्रकाश उससे कहता है कि तुम एकलौते इंसान हो जो वहां से जिंदा लौट आए। उस जगह को तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए आपको तो जाना होगा। और वो उसे ब्लैकमेल करता है, कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे राज पता है, वो भी बहुत पहले से, और इसके बारे में वो उसके फैमिली को बता देगा। इसलिए डर के मारे जाने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद कटियाल गांव के बाहर में हम एक छोटे से होटल को देखते हैं। उसका मालिक पीटर होता है। वो एक आदमी शक्ति से मिलता है जो अपने गांव में एक फेस्टिवल मनाने की सोच रहा था जिसमें मंदिर की पूजा होगी, वो भी 2 दिन के लिए। इसके बाद हम मिलते हैं डॉक्टर गौतम से, उसकी पत्नी नेहा और उनकी बेटी माया। वो रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलता है। पता चलता है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तब उस ट्रैफिक जाम से निकलने के लिए नेहा जीपीएस में देखती है कि एक और रास्ता है जो सीधा हाईवे से जुड़ता है। इसलिए वो लोग अपने गाड़ी को उस रास्ते से मोड़ लेते हैं और उन्हें पता नहीं था कि ये रॉन्ग टर्न है। अब आगे बढ़ने के बाद तब वो लोग देखते हैं कि इस रास्ते में कोई है ही नहीं, लेकिन जीपीएस में यही रास्ता दिखा रहा था। तो वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नहीं, ये रास्ता कितना ही डरावना क्यों ना हो, तो वो पहुंच जाते हैं कटियाल गांव। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। गौतम उतार के चेक करता है तो देखता है कि रास्ते में किसी ने कीलें रख दी थी, जिस वजह से टायर पंक्चर हो गया। स्टेयर टायर तो है, लेकिन आगे के दोनों टायर पंक्चर हो गए हैं। वह सभी बहुत परेशान होने लगते हैं और आसपास कुछ देख भी नहीं रहा था।
यहाँ तक कि उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। कोई और रास्ता ना देखते हुए गौतम पैदल निकल जाता है मदद ढूंढने के लिए, और नेहा और माया और उनका कुत्ता हेक्ट एक गाड़ी में ही रहते हैं। फिर हम उन मरीज फरहान और उसकी टीम को मैं जो हेलीकॉप्टर से कटियाल आ रहे थे, और उनके साथ जगन और 3 साइंटिस्ट भी होते हैं, और कुछ ही देर में वह सभी कटिहल कोस्ट पहुंच जाते हैं। गौतम पीटर के होटल में पहुंच जाता है और उन लोगों से मदद मांगता है। कहता है कि मैं अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़कर आया हूं, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। शक्ति पूछता है, तुम्हारी गाड़ी कहां खराब हुई? गौतम जैसे ही कहता है, कटियाल सभी गौतम की तरफ से देखने लगते हैं, क्योंकि सभी अनाम सुनकर डर गए थे। एक बूढ़ा आदमी कहता है, तुमने गलती कर दी। सभी गौतम को बताते हैं कि आसपास के गांव वाले कटियाल में कभी नहीं जाते, क्योंकि वहां भूत रहते हैं। वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। गौतम को यह सब मजाक लग रहा था। शक्ति और उसका दोस्त करुण कहने लगते हैं कि सुबह तक इंतजार करेंगे और वो सुबह को निकलेंगे गौतम की मदद करने के लिए। लेकिन गौतम चिल्लाने लगता है, मेरा परिवार वही है, बिल्कुल अकेला। लेकिन कोई उसकी अभी मदद करने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए वो अकेले वहां से चला जाता है। तो वहीं जंगल में देखते हैं कि नेहा और माया गाड़ी के अंदर होते हैं, और उनका कुत्ता किसी को देखकर भौंकने लगता है और गाड़ी से उतरकर भाग जाता है। यहाँ अपने कुत्ते के पीछे जाती है और माया भी अपने गाड़ी से उतर आती है। नेहा अपनी बेटी से कहती हैं, जाकर गाड़ी में बैठो, लेकिन तभी नेहा के पैर पर कोई हमला करता है और उसे खींचकर वहां से ले जाता है। अब कहानी आती है 2 हफ्ते पहले। कटियाल में हम 3 साइंटिस्ट को देखते हैं जो आए होते हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए, जिन्हें एक पौधा ढूंढना है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है, मतलब कि ऐसा पौधा जिसमें से रोशनी निकलती है। अब वह सभी साइंटिस्ट एक्सोजेंस फार्मा कंपनी के लिए ही काम करते हैं और वो सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। तभी उनके डिवाइस पर आवाज होने लगता है और एक साइंटिस्ट को पेड़ के तने पर कुछ अजीब और भयानक सा कुछ बना हुआ मिलता है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चीज जिंदा हो। वो चीज सांस ले रही थी, और तभी उन साइंटिस्ट पर कोई हमला करता है और वो तीनों साइंटिस्ट को मार देते हैं। अब रिजल्ट में हम गौतम को देखते हैं, मैं जो अपने परिवार को ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है। तभी एक लकड़ी से टकराकर वो गिर जाता है और उसके सामने कुछ लोग आते हैं। फिर कहानी जाती है 3 हफ्ते पहले सिंगापुर में। हम प्रकाश को देखते हैं, जिससे उसके डॉक्टर बता रहे थे कि हादसे के बाद उसके पैर की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अब चल नहीं पाएगा। प्रकाश ने अपने बॉडी के साथ बहुत खिलवाड़ किया और इसी का यह नतीजा है कि वो अब खड़ा भी नहीं हो पाएगा। प्रकाश बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और वह फिर से ड्रग्स लेने लगता है। तभी जगन वहां आता है और प्रकाश को बताता है कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है, हालत बहुत खराब है। प्रकाश अपने पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करता और सोचता है कि वो मर ही गए होते तो अच्छा होता है। प्रेजेंट में फरहान, जगन और साइंटिस्ट सभी लोग कटियाल के कोस्ट में लैंड करते हैं। फरहान जगह से पूछता है कि आखिर तो मैं इस जगह के बारे में क्या जानते हो, लेकिन जगन सभी से सच्चाई छुपाता है। उसे प्रकाश का कॉल आता है। जगन के सैटेलाइट फोन में प्रकाश ये जानकर काफी गुस्सा हो जाता है कि उन लोगों की लैंडिंग अभी हुई है, इतनी देरी क्यों हो गई। वो तुरंत सभी से कहता, गौर मुझे जो चाहिए वो ला कर दो, और वो मैं जगन को ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारा राज तुम्हारे परिवार को बता दूंगा। फरहान जगन का मुरझाया वह चेहरा देखता है और कहता है कि आज रात हम यहीं पर कैंप लगाकर इंतजार करेंगे, कल सुबह जंगल में जाएंगे, लेकिन उन सभी को अभी तुरंत निकलने के लिए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि गौतम को पीटर, सती और करुण ने बचाया था। गौतम उन सभी से अपने बर्ताव को लेकर माफी मांगता है। करुण जो मैकेनिक है, अब वो कहता है कि वो अपने ट्रैक्टर की मदद से गौतम की गाड़ी को उठाकर अपने गांव ले जाएगा और फिर वो आएंगे। गौतम के परिवार को ढूंढने के लिए वार्ता तक ये बारिश भी बंद हो जाएगी। तब वो चारों कटियाल जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन गौतम शक्ति के पास बंदूक देखता है और पूछता है कि ये बंदूक आपके पास क्यों है? क्या आप भूतों से बंदूक से लड़ेंगे या जिस पर करूं? बताने लगता है कि उस गांव में कुछ तो है, जो भी जाता है वापस नहीं आता। दिन मेरी बहू और मेरा बेटा उसकी डिलीवरी के लिए यहां से जा रहे थे, और वो लोग कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन्हें हमने फर्स्ट सीन में देखा था, सेतु और माला, और उन लोगों में से कोई भी वापस नहीं आया। गौतम चौंक जाता है और पूछता है कि आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई?
जरूर कहता है कि पुलिस यहां आई भी थी, लेकिन उन्हें कुछ मिला ही नहीं। फरहान और उसकी टीम कंपास और दूसरे डिवाइस की मदद से कटियाल के लिए आगे बढ़ रहे थे। गौतम उन सभी से पूछता है कि आखिर यहां हुआ क्या था। इसके बाद कहानी जाती है 1989 में। कटियाल में हम एक जगह को देखते हैं जहां मजदूर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। मैं वहां एक औरत थी और वो कोई और नहीं बल्कि सेतु की बुआ थी। उसके गर्दन में दर्द दे रहा था और उसका भाई यानी कि सेतु के पापा कोई और नहीं बल्कि करुण कहते हैं कि बस कुछ दिन और उसके बाद तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे ये सब काम से छुटकारा मिल जाएगा। तभी वहां हम छोटे सेतु को देखते हैं जो वहां खेलते वक्त गिर जाता है और करवाकर अपने बेटे को उठाता है और उसे पानी पिलाता है और कहता है कि तुझे डॉक्टर बनना होगा, अपने पिता की तरह ये सब काम मत करना। सेतु की माँ उसे खाना खिलाने के लिए ले जाती है। तभी वहां गांव का सबसे बड़ा परिवार आता है, आमरण परिवार, जो गांव में राज करते हैं। और यहां जो काम चल रहा था उसका इंचार्ज पोनराज नाम के आदमी को बना दिया जाता है और वो बहुत ही बदमाश किस्म का इंसान था। मजदूरों पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता, यहां तक कि वो एक बूढ़े आदमी को आराम करता देखकर उसे एक लात मारता है और छोटे सेतु को उठाकर पटक देता है और कहता है उसे भी काम करने के लिए। सेतु के पिता करुण पोनराज को थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं मेरे बेटे से दूर रहने। यहां तक कि वो ये भी कह देते हैं कि हम जो भी करते हैं खुद से काम करते हैं, तेरे से भीख में नहीं लेते। का बड़ा भाई वहां आता है बंदूक लेकर, लेकिन पोनराज अपने भाई से कहता है यहां से जाने के लिए वो सब कुछ संभालेगा। उसके जाते ही सारे मजदूर अपने लिए आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने जो भी कहा अपने लिए कहा। पोनराज कौड़ी को गाली देता है जिस वजह से उनके बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन फिर भी मजदूर लोग चुप नहीं बैठते हैं। पोनराज सेतु के पापा करो वो बंदूक से मारता है जिससे वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो कौड़ी की सारी सबके सामने उतार देता है और उसे जलील करता है और शर्म के मारे कौड़ी अपना गला काटकर अपनी जान दे देती है। कौड़ी के अंतिम संस्कार में पूरा गौर हो रहा था। इसके बाद सारे गांव वाले एकजुट होकर अपना बदला लेने के लिए निकलते हैं और को पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला करता है और उसे घसीटते हुए उसके घर लेकर आता है। राज का बड़ा भाई अपने भाई को ऐसे हालत में देखकर उसका तो होश ही उड़ गया था। वो अपना बंदूक लेकर करुण को मारने वाला था, लेकिन तभी उनके बीच में आ जाता है जो उसी बड़े आदमी का बेटा है और वह अपने पिता को रोकता है और कहता है ये मेरा दोस्त है, मैं इसे संभालता हूं। लेकिन वो आदमी एक गांव वाले को गोली मार देता है जिससे गांव वाले और भड़क जाता है। शक्तियां अपने पापा को शांत करता है और कहता है कि आपने अपने भाई को खोया है, लेकिन इसने भी तो अपनी बहन को खोया है। आप इन सभी गांव वालों के सामने टिक भी नहीं पाओगे। शक्ति अपने दोस्त करुण को मना लेता है यहां से जाने के लिए, और जैसे ही वो लोग वहां से जाने वाले थे, शक्ति की मां सुभद्रा करुण को उल्टा सीधा कहने लगती है और गांव वालों पर किया गया ऐसा अनगिन आने लगती है। लेकिन किसी तरह अपने दोस्त को जानने के लिए कहता है और गांव वाले वहां से चले जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। गौतम ये सब सुनकर कहता है कि यह सब तो कुछ 30 साल पहले हुआ था, लेकिन दुख की बात यह है कि यह सब अभी भी होता हुआ देखने को मिलता है और टीवी पर यह सब आते ही रहता है। इसके बाद वह चारों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां गौतम ने अपनी गाड़ी को पार्क किया था, लेकिन वो गाड़ी वहां होता ही नहीं। वो कहता है सामने एक मंदिर है, मैंने अपनी गाड़ी को यहीं पर किया था। मुझे पता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी गायब कैसे हो सकती है। गौतम अपने परिवार को पुकारने लगता है, लेकिन शक्ति उसे कहता है चिल्लाने से तुम्हारे परिवार को प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी गौतम को वहां पर उसकी बेटी माया का बुक मिल जाता है और शक्ति कहता है लगता है वो लोग तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारे परिवार को कटियाल गांव के अंदर लेकर चले गए हैं। अब हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बायोमिनिसेंस बहुत है और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, और वहां उन लोगों को प्रकाश के मेडिकल कंपनी एक्सोजेंस का टूटा हुआ बॉटल मिलता है जिससे वो लोग बैग में रख लेते हैं। उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि उनसे पहले भी यहां एक टीम आई थी। फिर वो सभी इधर उधर देख रहे थे और उनकी नजर पड़ती है पेड़ से लगे हुए हैं स्मार्ट सूट पर, जिसे खींचते ये कटा हुआ सिर गिरता है जिसमें कीड़े लगे हुए थे। ये वही साइंटिस्ट हैं जो यहां पहले आए थे। फिर कहानी जाती है 3 हफ्ते पहले सिंगापुर में हम प्रकाश को देखते हैं जो अपने पापा से मिलने के लिए जाता है, जिन्हें हाल ही में हार्ट अटैक आया था।
प्रकाश के पापा अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा। प्रकाश कहता है क्या ही कहेंगे, यही बोल रहे थे कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, स्पाइनल कॉर्ड थेरेपी मुझ पर काम नहीं कर रही, मेरे सारे नर्स मर चुके हैं। वो अपने पापा से कहता है कि ये सब की शुरुआत है, जब मैं 8 साल का था तब से हुई थी, पर जब आपने मुझे वो इंजेक्शन लगाया था। प्रकाश बस यही चाहता है कि उसके पापा मर जाएं, तब वह उन्हें देखना भी नहीं चाहता, लेकिन उसके पापा रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी बात सुन लो, अगर तुम चलना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। वो उसे एक फाइल देते हैं और उसके पापा उसे कहने लगते हैं और हम जाते हैं 1989 के फ्लैशबैक में। सिंगापुर में प्रकाश के पापा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि प्रकाश दोबारा से चल सके, पर वह वन बनाने की कोशिश कर रहे थे। कई सालों तक उन्होंने इलाज ढूंढने की कोशिश की और कई सालों के बाद उम्मीद की किरण दिखाई दी और उन्हें लाइन थाना 8 नाम के केमिकल का पता चला, जो कि इंडिया के कटियाल गांव में मिलता है। प्रेजेंट में गौतम और बाकी तीनों लोग कटियाल गांव पहुंच जाते हैं और गांव बिल्कुल वीरान था। करू बताने लगता है कि यहाँ के लोगों ने बहुत पाप की है और उनकी सजा भी उन्होंने भूख दी। 2004 के सुनामी के बाद यहाँ की जमीन बंजर हो गई। फिर कहानी जाती है 1951 में कटियाल में करो अपने बेटे के साथ अपने घर के छत को ठीक कर रहा था। तभी वहां एक बुलडोजर आता है और गांव के कच्चे मकानों को तोड़ने लगता है। करूं काफी गुस्सा हो जाता है और ऑफिसर पर चिल्लाता है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। ऑफिसर कहते हैं हमारे पास कागज है, सभी घरों को तोड़ा जाएगा। वहां एक और आदमी आता है जो कहता है कि तुम्हारे मालिक ने इस जमीन को हमारे कंपनी को भेज दिया। फिर सभी गांव वाले मिलकर शक्ति के पापा जो इस गांव के डैड हैं उनके घर चले जाते हैं। वो आदमी कहता है कि इस जमीन से मुझे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने इस जमीन को बेच दिया। काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अब हम लोग कहां रहेंगे, कम से कम बेचने से पहले पूछना तो चाहिए था। लड़ाई इससे ज्यादा और बढ़ती तभी वहां पर शक्ति आ जाता है और अपने पापा से कहता है कि आज ये सब यहीं खत्म करते हैं। और वो कहता है कि मेरे दादाजी ने कटियाल गांव को मेरे नाम किया था, तो इस वजह से वह जमीन मेरा है और वह गांव वालों को नहीं निकालना चाहता। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उस जगह को मैंने खड़ा किया है, तुमने किया ही किया है। शक्ति अपने पापा के खिलाफ जाता है और गांव वालों का साथ देकर उनसे कहता है कि हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। तभी शक्ति की मां सुभद्रा को कुछ होने लगता है और गांव वाले कहने लगते हैं कि उस औरत पर देवी आ गई है और सुभद्रा अपने बेटे को कह रही होती है कि तू बहुत गलत कर रहा है और तभी अचानक से वह बेहोश हो जाती है। शक्ति के पापा शक्ति को अपने घर से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ कटा हुआ सिर देखकर फरहान जगह से पूछता है कि अब बता दो कि आखिर इस जगह पर राज किया है, यहाँ कौन रहता है। जगन कहता है कि तुम्हें हमारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ भेजा गया है, तुम खुद पता लगाओ। साइंटिस्ट कटे हुए सिर को देखते हैं और गर्दन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसे पकड़कर गर्दन से उखाड़ दिया गया हो, लेकिन इसके मरे हुए कितने दिन हुए हैं ये समझ नहीं आ रहा। शायद 2 या 3 दिन हुए होंगे। कुछ तो है जो इस बॉडी को डिकम्पोज होने से रोक रहा है। जगन प्रकाश को कॉल करता है, लेकिन अब उसका फोन भी यहां काम नहीं कर रहा है। साइंटिस्ट के कटे हुए सिर में चिपचिपा सा चीज लगा था, जिसे देखकर साइंटिस्ट को लगता है कि यही शरीर को सड़ने से रोक रही है और उन्हें लगता है कि एक तरह का डेड सैलरी जनरेशन है। फरहान अपनी टीम मेंबर से बात करता है। उस लड़की का नाम है पी और वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ समाचार रहा है कि हाँ, हो क्या रहा है। और वो कहती हैं हमें तो ये भी नहीं पता कि हम यहाँ लड़ने किससे आए हैं। और उन दोनों को जगन पे शक हो रहा था कि वो कुछ तो छुपा रहा है। अब साइंटिस्ट जगह से पूछ रहे होते हैं कि अगर हमारी भी यही हालत हो गई तो क्या हमें इंश्योरेंस मिलेगा। दूसरा साइन कहता है कि हमें यहाँ इस कटे हुए सिर का सैंपल लेना होगा, लेकिन जगन उन सभी से कहता है सैंपल फैक्ट्री में भी है जहां हम जा रहे हैं। फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं और उन्हें आवाज सुनाई देने लगती है जैसे कि वहां कोई भयानक सक्रिय चक्र हो। तभी एक क्रिएचर एक फाइटर को उठाकर खींच लेता है और जोर से चिल्लाते रहता है। सभी बहुत डर गए थे। तभी उस आदमी का कटा हुआ शरीर गिर जाता है और बाकी लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। अब हम गौतम के पत्नी नेहा को देखते हैं जो है बेड़ियों में बंधी हुई थीं। अब अपनी बेटी को ढूंढ रही थी और उसकी बेटी माया एक पिंजरे में कैद थी। कभी वहां एक म्यूटेंट बच्चा आ जाता है, राक्षस जैसा दिखता है बिल्कुल की तरह, और वो माया के बाल को सहलाने लगता है। हाँ, उस बच्चे के ऊपर चिल्ला आती है
तभी वहां एक बड़ा आ जाता है और दूसरी तरफ फरहान और बाकी लोग मिलकर अपने साथी को दफना देते हैं और उसके लिए एक मेमोरियल बनाते हैं। उसे जल्दी जल्दी काम पूरा करना चाहता है और जो मर गया उसकी तो उसे कोई परवाह ही नहीं है। फरहान जगन से जबरदस्ती उसका सैटेलाइट फोन ले लेता है और अपने एक आदमी को फोन करके कहता है कि मुझे इस कंपनी और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय जगन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तभी वो दोनों साइंटिस्ट देखते हैं कि उनका साथी संजीव गायब है। संजीव को देखते हैं जिससे वही पेड़ में अजीब सा दिखने वाला चीज मिल जाता है जो जिंदा लग रहा था। संजीव उस चीज को छूता है और फिर वह अपने लोगों के पास वापस चलाता है। गौतम करुण और शक्ति को देखते हैं जो गांव से होकर गुजर रहे थे और वो सभी शक्ति के पुराने घर के पास से गुजरते हैं। अंदर करुण को रोशनी जलता हुआ दिखता है, इसलिए वो लोग अंदर जाते हैं क्योंकि एक हो सकता है अंदर कोई हो। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उनकी नजर पड़ती है घर के बीचों बीच एक भयानक से पेड़, इस पर कंकाल के सिर लटके हुए थे। तभी उन चारों पर दो राक्षस जैसे दिखने वाले इंसान हमला करते हैं, लेकिन आखिर में वह चारों किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं और शक्ति बंदूक से उन दोनों को गोली मार देता है। लेकिन तभी उनके सामने एक और राक्षस आ जाता है जिसके हाथ में 4 कुत्तों का चयन था। वह कुत्ते बहुत भूखे थे और ये देखकर चारों वहां से भागते हैं। जैसे ही वह चारों घर से बाहर निकलते हैं, वह चारों कुत्ते उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें दौड़ाने लगते हैं। एक राक्षसी कुत्ता शक्ति को पकड़ लेता है, लेकिन वह उसे गोली मार देता है। एक कुत्ता गौतम को काटने वाला था, लेकिन गौतम उसे उठाकर पटक देता है। सभी जानवरों से लड़ने के बाद वो देखते हैं कि पीटर उनके साथ नहीं है, तो वहीं पीटर अपनी जान बचाने के लिए एक गड्ढे में कूद जाता है। तभी वह तीनों वहां आते हैं और 2-3 कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो तीनों की जान बचाने के लिए उसी गड्ढे में कूद जाते हैं। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब नेहा अपने पति गौतम को सुबह सुबह उठाती है और दोनों रोमांटिक हो रहे होते हैं। तभी वहां उनकी बेटी माया आ जाती है। अपने डॉग हेक्टिक को लेकर आज ही के दिन वो लोग रोड ट्रिप पर निकलने वाले थे। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। गौतम को होश आता है और वह चारों होश में आते हैं। पीटर भी वहीं पर था और उसके पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन गौतम जो डॉक्टर है वो पीटर के पैर को चेक करता है और कहता है फ्रैक्चर कुछ नहीं हुआ और उन सभी को खुशी मिलती है ये जान करके उनके बीच में कोई डॉक्टर भी है। गौतम उन सभी से माफी मांगता है कि वो तीनों उसकी वजह से यहां फंस गए, लेकिन शक्ति और करुण गौतम से कहते हैं अब इस बात को जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह चारों अंदर जाने लगता है रास्ता ढूंढने के लिए और उन्हें वहां पर एक टूटा हुआ कार मिलता है। तभी गौतम की नजर पड़ती है नीचे गिरा हुआ माया कहर क्लिप पर, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए लगे उन्होंने रास्ता बंद मिलता है। ये देखकर उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका परिवार है कहां। आखिर वो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को ढूंढने कहां। अब वह रोने लगता है और ये सबके लिए खुद को दोष दे रहा था कि उसे अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। शक्ति उसे संभालता है और कहता है हार मत मानो, तुम्हारा परिवार यहीं कहीं होगा। तभी उन लोगों को एक भयानक गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। शक्ति कहता है यह तो हमारी देवी के पूजा के समय गाया जाता है। तो वह चारों वो उस आवाज का पीछा करते हैं और एक बड़े ही डरावने जगह पहुंच जाते हैं जहां एक देवी की मूर्ति थी और सामने एक भयानक आदमी एक औरत को बांध करके रखा था। अब वो उसकी बलि चढ़ाने वाला था। जैसे ही वो अपने हथियार से उस औरत को काटने वाला था, गौतम खुद को रोक नहीं पाता और उस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है। ये बहुत डरावना आदमी शक्ति को देखकर कहता है आखिर तो धोखेबाज आ ही गया। ये देखकर शक्ति समझ जाता है कि वह म्यूटेंट कोई और नहीं बल्कि उसके पिता साइराज है। दूसरी तरफ नेहा को भी बांध के रखा जाता है और मां यहां पिंजरे में बंद थी और वो छोटा डरावना बच्चा जो है हेलबॉय की तरह दिखता है। वह माया से कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कमाया उस म्यूटेंट से पानी मांगती है तो वह चला जाता है पानी लाने। फिर हम मर्सिन, RIS और साइंटिस्ट की टीम को देखते हैं जो आखिरकार बंद पड़े फैक्ट्री की तरफ पहुंच जाते हैं। करो गुस्से में उस शैतान से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वह शैतान उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था और वो उसे गले से उठा लेता है। शक्ति उस शैतान को गोली नहीं मार पा रहा था, यह सोच करके वो उसके पिता हैं। गौतम एक डंडे से उसे मारता है तो वो शैतान उसे दूर फेंक देता है
और पीटर किसी तरह से लड़ने जाता है तो वो भी गिर जाता है। गौतम शैतान के सिर पर हमला करता है और उसे एक रॉड से उसके चेहरे पर वार करता है। फिर आखिर में वो लोग शैतान को बांध देते हैं और उसे पूछते हैं कि गौतम का परिवार कहाँ है। वो शैतान बताने लगता है कि वह सभी हम में से एक है, अब उनको भूल जाओ। गौतम एक बड़ा पत्थर उस शैतान के पैर में दे मारता है और ये सब कुछ शक्ति से नहीं देखा जा रहा था और वो लोग उस शैतान को और टॉर्चर करते हैं और पूछते हैं कि गौतम की बीवी और बच्ची कहाँ है। लेकिन वो राक्षस बस हंसते ही जा रहा था और कहता है, देवी माँ ने तुम्हारी पत्नी और बच्ची को हमारे पास भेजा है। शैतान को देवी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे कहती है कि ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हमारी सेना पहुंच रही है। अब वो शैतान यह सुनकर हंसने लगता है। फिर वहां कुछ और ही म्यूटेंट्स आ जाते हैं और उन चारों पर हमला करते हैं और वह चारों को भी बंदी बना दिया जाता है। वो छोटा बच्चा सायराज के पास आता है और उसे अपना पापा कहता है और बताता है कि वो बच्ची पानी मांग रही है। वो शैतान बच्चे के कंधे पर बैग देखकर गौतम कहता है कि ये तो मेरा बैग है। सर आज कहता है, अच्छा तो तुम एक डॉक्टर हो, ये मेरे लिए एक दवाई दो। गौतम अपने बैग में से एक नुकीला सब ब्लेड निकालता है और उसे अपने पास रख लेता है और एक दवाई का बॉटल उस शैतान को दे देता है जो वो पी जाता है। फिर वहां से वो सारे म्यूटेंट, वो जो औरत बंधी हुई थी, उसे वहां से ले जाते हैं, जिसे देखकर गौतम चिल्लाने लगता है कि तुम इस औरत के साथ क्या करोगे। शक्ति के पापा सा इलाज बताने लगते हैं कि जब तुम लोग गांव छोड़कर चले गए थे तो कंपनी वालों ने उस बंजर जमीन के लिए हमें बहुत पैसे दिए और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें नहीं पता था कि यह गलती उन्हें बर्बाद कर देगा। अब कहानी जाती है 3 हफ्ते पहले। सिंगापुर में प्रकाश के पापा प्रकाश को लेट नाइट केमिकल के बारे में बताते हैं जो कटियाल में पाया जाता है और बताते हैं कि उस गांव में फार्मा कंपनी की एड में उन्होंने एक सीक्रेट लैब बनाया है नाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जिसके बाद हम जाते हैं 1996 में कटियाल के एक सौजन्य लैब में देखते हैं। प्रकाश के पापा और जगन सभी मिलकर एक ऐसा सीरम तैयार करने की कोशिश कर रहे थे जिससे प्रकाश दोबारा से चल सके, लेकिन हर बार उनके हाथ नाकामयाबी ही लगती है और जमीन के अंदर होने वाले इसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट की वजह से गांव का जमीन खराब होने लगा, बंजर होने लगा है, जानवर मरने लगे हैं, इंसानों में अजीब तरह की बीमारी फैलने लगी, औरतें बांझ हो गईं और बच्चे मरे हुए पैदा होने लगे। हवा में प्रदूषण फैल गया और यह समझने में बहुत देर हो गई कि उन लोगों ने लैब में एक ऐसी चीज बना दी है जिस पर उन लोगों का कोई कंट्रोल है ही नहीं। अब वो बीमारी लैब के अंदर और लैब के बाहर गांव में हर जगह फैलने लगा, लेकिन फिर भी प्रकाश के पापा नहीं रुके। 100 जन इस फार्मा कंपनी को बंद कर दिया गया था और गांव वालों में अजीब तरह की बीमारी फैलने लगी। लेकिन सायराज गांव वालों से कहता है कि देवी माँ हमारी रक्षा करेगी, लेकिन एक आदमी चिल्ला रहा था कि वो गांव से बाहर जाना चाहता है। तभी शक्ति की मां सुभद्रा के अंदर फिर से देवी आ जाती है और वह उस आदमी का गला काट देती है और कहती है, मैं जो कहूंगी मैं वही करना पड़ेगा और वही इस गांव से बाहर जाएगा और देवी मां के गुस्से को शांत करने के लिए उस फार्मा कंपनी को यहां से निकालना होगा। 2004 के फ्लैशबैक को देखते हैं और जब सभी गांव वाले चुपके से फार्मा कंपनी के बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, सुरंग के रास्ते से तभी एक झोर का भूकंप आता है। पता चलता है सुनामी आने वाली है। लैब के अंदर भगदड़ मच जाती है, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और समुद्र से बहुत बड़ा लहर गांव के तरफ आता है और पूरा गांव डूब जाता है और गांव वाले जो सुरंग के रास्ते लैब के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे वहां भी पानी भरने लगता है और वह जल्दी जल्दी लैब के अंदर जाते हैं। लेकिन सुभद्रा मर जाती है और शक्ति के पापा बहुत रोने लगते हैं। ये ही कहानी अब वो शैतानी आने के शहर आज अपने बेटे को सुना रहे थे। शक्ति भी इमोशनल हो जाता है ये जानकर कि उसकी मां कैसे मरी। प्रकाश के पापा अपने बेटे से कहते हैं कि हम लोगों ने जो बनाने की कोशिश की है वह इंसानियत के काबिलियत से बहुत आगे की है। शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता था कि हम उस मुकाम तक पहुंचे और तुम भूल कर भी उस गुफा को मत खोलना क्योंकि वहां भूत रहते हैं। लेकिन प्रकाश अपने पापा से कहता है कि आपसे काम नहीं हुआ तो आप अपने नाकामयाबी का दोष भूतों पर डाल रहे हैं। उसके पापा उसे समझाते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरा हर चीज मिलेगा, लेकिन ये फार्मा कंपनी उसे जाने दो, उसे मेरे साथ ही दफन होने दो तो वहां भूत रहते हैं। लेकिन प्रकाश उस जगह के बारे में जानने के बाद
अपना इलाज ढूंढने के लिए इतना डेस्परेट हो गया था कि वह किसी तरह अपने पापा के बिस्तर में जाता है और उनका ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक कर देता है, जिससे उसके पापा मर जाते हैं। अब 2004 में देखते हैं, ये 119 लैब में देखते हैं कि शक्ति के पापा सायराज और गांव वाले कैद हो जाते हैं, क्योंकि अब वो अंदर तो आ गए लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। एक दरवाजा था जो खुलता नहीं, कई दिनों तक वहीं कैद थे। खाना नहीं था, पानी नहीं था, इसलिए वो खुद को जिंदा रखने के लिए वहां जितने भी चूहे होते हैं जिनके ऊपर वही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उन्हें वह खाने लगते हैं और उस खतरनाक केमिकल को पीने लगते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, और इस वजह से उनके अंदर म्यूटेशन होता है। फिर शक्ति के पापा सायराज के ख्याल में उसकी पत्नी आती है और उस औरत के जरिए देवी उनसे बात करती और कहती हैं कि अब तुम सब ताकतवर हो गए हो, अब तुम उन सभी से बदला ले सकते हो, अपनी फौज इकट्ठा करो। और सभी के अंदर म्यूटेशन हो जाने के बाद वो लोग बहुत ताकतवर हो गए थे, और जो दरवाजा उनसे पहले नहीं खुल रहा था अब वो एक झटके में उन्हें खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, इन पर धूप की वजह से उनका शरीर जलने लगता है, इसलिए उन्हें अंदर ही रहना पड़ता है। प्रेजेंट में शैतान भगवान को धन्यवाद कहता है उनकी जान बचाने के लिए, और वह थैया को भुलाने के लिए कहता है, और साइंटिस्ट फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं और एक कमरे के अंदर उन्हें देवी की मूर्ति मिलती है जो काफी भयानक देखने में लग रहा था। शक्ति के पापा बेटे या को बुलाते हैं जब उसका बेटा है, और एक बहुत ही बड़ा मोटा सा म्यूटेंट मास्टर था, और सायराज के कहने पर वो म्यूटेंट मास्टर शक्ति और पीटर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और पीटर को काट डालता है, जिसके बाद वो पीटर का कटा हुआ शरीर लेकर बाकी म्यूटेड मास्टर को खिला देता है। थोड़ी देर के बाद शैतान सायराज बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि गौतम ने जो उसे दवाई दिया था वो नींद की दवाई थी। तभी गौतम को उसकी बेटी की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन वो बंदा बात था इसीलिए वो एल ही नहीं पा रहा था। गौतम अपना छोटा सा ब्लेड निकालता है ताकि वो अपना हाथ को काट कर खुद को आजाद कर सके। फरहान ने जगन से पूछता है कि अब सच सच बता दो कि आखिर यह जगह है क्या। लेकिन जगन कहता है, मुझे कैसे पता है, मैं तो पहली बार यहां रहा हूं। संजीव उस मूर्ति को करीब से देखना चाहता है और वह उसे छूने वाला था। सभी लोग घबरा रहे होते हैं, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन संजीव को कुछ भी नहीं होता। तभी दीवार के पीछे से एक भाला निकलता है और उसका हाथ कट जाता है। सभी लोग घबरा रहे थे और संजीव वहीं मर जाता है। करू अपना हाथ काटकर खुद को आजाद करता है और गौतम और शक्ति को भी छुड़ा लेता है। गौतम उस शैतान से पूछता है कि मैं तुझे भी बचा सकता हूं, तुझे दर्द भी दे सकता हूं, तो चुपचाप बता मेरी फैमिली कहां है। और शैतान को बेड़ियों से बांधकर खींचते हुए ले जाते हैं और वो एक जगह पहुंचते हैं और वहां एक छोटा सा तालाब था जिसमें 2 औरतों की बॉडी थी। तभी वह शैतान फिर से देवी मां को पुकारने लगता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि शक्ति के पापा में दूर से अपने गांव वालों को देख रहे थे जो अब दूसरे गांव में खुशी खुशी रह रहे हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है, उनके पास स्वच्छ हवा है और सभी खुशी मना रहे थे क्योंकि माला प्रेग्नेंट है और उसी की गोद भराई चल रही थी। ये सब देखकर राज को बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने का सोचता है। इसलिए वो लोग सेतु की गाड़ी पर हमला करते हैं और सभी को मार रहे हैं और माला को किडनैप कर लेते हैं जो प्रेग्नेंट थी, और जबरदस्ती उसका बच्चा निकालकर उसे मार देते हैं। इसके बाद शक्ति के पापा सायराज खुद माला को गर्भवती करके बच्चा पैदा करवाते हैं ताकि उनका वंश आगे बढ़े। तभी हम देखते हैं कि पानी के ऊपर मेज इस औरत की बॉडी रखी हुई थी। अब वो माला थी, उसका हाथ पैर कटा हुआ था, वो दर्द में तड़प रही थी। ये सब देखकर शक्ति और करू का रूह कांप जाता है। धमाला शक्ति की बेटी थी और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो सोचता है कि उसके पापा कितने बड़े हैवान बन गए हैं। गुस्से में आकर शक्ति अपने पिता का गला काट देता है और फिर रोते हुए अपनी बेटी माला को भी मार देता है ताकि उसे ये टॉर्चर और न झेलना पड़े। अब हम नेहा को देखते हैं जिसे होश आता है और उसके सामने आता है जिसे देखकर वह डरने लगती है। तब उन्हें यहाँ के साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन वो छोटा बच्चा वहां आ जाता है और कहता है उस औरत को छोड़ दो, पहले जाकर पूजा खत्म करो। और साइंटिस्ट की टीम पर वो राक्षस हमला करने लगते हैं, लेकिन वह किसी तरह उन्हें मार देते हैं और आगे बढ़ते हैं और लैब में पहुंच जाते हैं और वहां पर भी उन्हें मिलता है जिससे वो मार देते हैं। फरहान ये सब देखकर कहने लगता है कि अब हमारा प्रायोरिटी बदल गया है।
हमें यहां से निकलना होगा। जगन घबराने लगता है कि अब प्रकाश से वह क्या कहेगा, क्योंकि उसका काम पूरा नहीं होगा तो वह जगनकार आज जगन के फैमिली को बता देगा। बेटा है या वहां आ जाता है और जगन को पकड़कर पीछे फेंक देता है। सभी ताबड़तोड़ उस मोटे मॉन्स्टर पर गोली चला रहे थे, लेकिन उसे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। वो फरहान को एक लात मारता है जिससे वह घायल हो गया था। फिर वो मॉन्स्टर हैप्पी को पकड़ लेता है और उसके शरीर को 2 टुकड़े में फाड़ देता है। और आखिर में गौतम अपनी पत्नी नेहा और अपनी बेटी माया को ढूंढ लेता है और करूं छोटे म्यूटेंट को मारने वाला था, लेकिन माया कहती हैं इसे मत मारो, उसी ने मेरा ख्याल रखा है। माया अपने डॉग है टिक के बारे में पूछती है। गौतम कहता है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो अपनी बेटी को उसका हेयर क्लिप लौटा देता है। एक मॉन्स्टर के दहाड़ने की आवाज आती है जिस पर सभी डर जाते हैं और गौतम कहता है हमें यहां से निकलना होगा। तब वो लोग उस छोटे म्यूटेंट से पूछते हैं यहां से निकलने का रास्ता कहां है। फरहान अपने एक और साथी को खोने पर बहुत दुखी होता है और वो हैप्पी को श्रद्धांजलि देता है और गुस्से में चिल्लाता है जगन कहां है छोटा। उन्हें रास्ता दिखाता है और उन्हें एक सीढ़ी मिलती है ऊपर जाने के लिए। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी उस सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाने लगते हैं और कमाया जाने से पहले अपने नए दोस्त को यानी कि उस म्यूटेंट बच्चे को अपना हेयर क्लिप दे देती है। और ये प्यार देखकर वो छोटा बच्चा काफी इमोशनल हो गया था। जगन एक लॉकर खोलता है और उसमें उसे सैंपल मिल जाता है। फरहान ये सब देखकर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि यहाँ आने की वजह से कितने लोगों की जान गई और तुझे अभी भी सैंपल की पड़ी है। मुझे सैटेलाइट फोन दे। फरहान फिर से अपने आदमी को कॉल करता है और उससे कहता है इस फोन को ट्रेस करो और जल्दी से रिफ्रैक्शन टीम को भेजो जो उन सभी को वहां से निकाल लें। और वो आदमी फरहान को कह देता है कि आपने कहा था 100 जन इस फार्मा कंपनी के बारे में पता लगाने, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। शायद ये कंपनी जो कर रही है वो सब कुछ इलीगल है और जगन का राज है। वो फरहान को बता देता है कि जगन के ऊपर केस चल रहा है क्योंकि वो एक पेडोफाइल है, यानी कि वो बच्चों के ऊपर अब भी यूज करता है। और ये सब सुनकर फरहान को काफी झटका लगता है और वो अपनी बेटी को याद करने लगता है जिसे भी ऐसे ही किसी आदमी ने मार डाला था। वह उस आदमी से तो बदला नहीं ले पाया, लेकिन वो जगन को मारकर अपना बदला पूरा करता है। काश जगन को कॉल कर रहा था, लेकिन कॉल फरहान उठाता है और कहता है हम लोगों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सब कुछ खत्म होता है। फरहान और उसकी टीम के पास शक्ति करूं और गौतम का परिवार पहुंच जाता है। फरहान उन सभी को कहता है अगर अपनी जान बचानी है तो हमारे साथ चलो। मैंने हाँ कहने लगती हैं, हमें उनके साथ जाना चाहिए। फरहान उन सभी को बताता है कि उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आने वाले हैं और सुबह होने में 3 घंटे बाकी हैं। गौतम कहता है हमें अभी निकलना होगा और शक्ति फरहान को मोटे मॉन्स्टर भैया के बारे में बताता है। फरहान समझ जाता है ये तो वही मॉन्स्टर है जिसने हैप्पी को मारा था। माया नीचे गिरा हुआ कुछ चीज देख रही थी और उसके उंगली में काटा जाता है। फिर वह सभी एक साथ समुद्र किनारे जाने के लिए निकलते हैं जहां उन्हें लेने के लिए एक्सट्रैक्शन टीम पहुंचने वाली है। हम आया फरहान के बैग में से एक डॉ लटकता हुआ देखती है, मैं जिस पर वो पूछती है कि ये किसके लिए है। फरहान कहता है ये मेरी बेटी का है और ये उसकी निशानी है। माया पूछती है आपकी बेटी को क्या हो गया। तभी वहां पर वो मोटा मॉन्स्टर और बाकी सारे पहुंच जाते हैं। इसलिए फरहान तुरंत अपने कंप्यूटर पर चेक करता है और एक दूसरा रास्ता ढूंढता है जिसके लिए उन्हें म्यूटेंट का ध्यान भटकाना होगा। और फिर धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें रास्ते में बहुत सारे मिलते हैं। फिर आखिर में उनका सामना मोटे मॉन्स्टर बैठाया से होता है जो फरहान के एक टीम मेंबर को मार डालता है। आखिर में वह सभी लोग उस जगह पहुंच जाता है मेन जहां से निकलने का रास्ता था, लेकिन वो लोग इससे पहले निकल पाते हैं। वहां उन सभी को रोकने के लिए आ जाता है और वो सभी पर हमला करता है और गौतम को उठाकर फेंक देता है। फिर वो उसकी बेटी को उठाकर ले जाता है, पर गौतम उठ खड़ा होता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। वो उस मोटे मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसीलिए वो सभी एक साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसके गर्दन में एक मोटी रस्सी फंसा देते हैं और 2 तरफ से खींचते हैं, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं होता। फिर गौतम बॉम्ब ब्लास्ट करता है, तब जाकर आखिरकार वो मॉन्स्टर मर जाता है। बाहर जाने के लिए फरहान और गौतम का परिवार आगे बढ़ रहा था।
लेकिन गौतम देखता है कि शक्ति वहां नहीं था, इसलिए वो वापस अंदर चला जाता है तो वही वो मोटा मॉन्स्टर दोबारा से जाग जाता है। वो मरता ही नहीं और वो शक्ति को गले से पकड़ लेता है और शक्ति अब सब कुछ खत्म करना चाहता है। और वहीं पर एक गैस का पड़ा हुआ था जिस पर वो शूट करता है और जोर का धमाका होता है और बाहर नेहा बहुत घबरा रही होती है। कहीं उसका पति भी मर तो नहीं गया, क्योंकि पूरा फैक्ट्री तबाह हो चुका था। लेकिन गौतम को कुछ भी नहीं हुआ। वो बाहर आता है और अब बस यही 5 लोग बचे हैं। गौतम का परिवार, फरहान और एक साइंटिस्ट। बाकी सभी लोग मारे गए। अब सुबह हो जाती है और 2 हेलीकॉप्टर कटियाल के कोच तक पहुंच जाते हैं उन लोगों को बचाने के लिए, और उन रेस्क्यू टीम के साथ प्रकाश भी था। और वो फरहान से जगन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। फरहान कहता है वो भूत बन गया, यहीं कहीं भटक रहा होगा। प्रकाश गौतम को धमकी देता है कि तुम्हें लॉयर के पेपर पर साइन करना होगा और जो कुछ भी कल रात हुआ वह सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा। आकाश को देखता है और वो देखता है कि प्रकाश के लोग भैया का कटा हुआ सिर और कई सारे म्यूटेंट को अपने साथ ले जा रहे थे सैंपल के तौर पर, और उनके पास वो कंपाउंड लैंथनाइड भी था। अब कहानी जाती है 2 महीने के बाद माया को बहुत ही बुरा सपना आता है जिसमें वह उस रात को याद करती है जब उनके साथ वह सब कुछ हुआ था, और वह डर के मारे जाग जाती है। इस बीच सिंगापुर के सौजन्य लैब में हम प्रकाश को देखते हैं। उसके लैब में म्यूटेंट के बॉडी पार्ट्स होते हैं, यहां तक कि एक जिंदा म्यूटेट भी होता है। मैं वही म्यूटेंट बच्चा जिसे माया ने अपना हेयर क्लिप दिया था। माया अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी, लेकिन तभी उसका कुत्ता अचानक माया को काट लेता है। गौतम को फरहान का कॉल आता है। प्रकाश को वो मिल जाता है जिस पर उसके पापा काम कर रहे थे। डॉक्टर प्रकाश को साधारण करते हैं कि यह अभी भी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रकाश सीरम को खुद में इंजेक्ट कर लेता है और उसका नेगेटिव रिएक्शन उसमें तुरंत दिखने लगता है और वो काफी वायलेंट हो जाता है। वो खड़ा तो हो पा रहा था, लेकिन वह तुरंत गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। वो सीरम को झेल नहीं पाया। कमाया के हाथ से कुत्ते का काटा हुआ निशान खुद ब खुद गायब हो जाता है। प्रधान गौतम को बताता है, तुम्हारा परिवार खतरे में है, तुम्हारी बेटी खतरे में है। और हम देखते हैं कि जिस समय माया की उंगली में कटा गया था, अब वह उसी सीरम को छू रही थी और शायद उस कट के जरिए सीरम का कुछ ड्रॉप शायद माया के शरीर के अंदर चला गया होगा। और इसी हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में साइंटिस्ट बात कर रहे थे, और उसी प्रॉपर्टी के चलते कुत्ते के काटने का निशान भी गायब हो गया, और इसी सिस्टम के चलते बैठाया बार बार ठीक हो जा रहा था। उसे ना गोली लगने का ना बॉम्बे से उड़ाने का फर्क होता था। तो सवाल यह है कि क्या माया भी अब भैया की तरह मॉन्स्टर बन जाएगी? ये तो जानने को मिलेगा सीजन 2 में। खैर के विलास सीजन 1 यहीं पर खत्म होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।